गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th लेसन 5th सब्जेक्ट इंग्लिश। लेसन 5th इंडियंस गिफ्ट टू द वर्ल्ड। विश्व को भारतीयों के उपहार या फिर इंडियाज़ गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड के हिसाब से विश्व को भारत के उपहार। लेखक हैं इसके टिमोथी वर्जिन। तो इसका फर्स्ट पार्ट आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है हाउ योगा हील्स, कि योगा है वो किस तरह से बीमारियों को ठीक करता है। ऑथर टिमोथी वर्जिन ने इसमें योगाभ्यास और उसके विभिन्न आसन, प्राणायाम, ध्यान के लाभों पर प्रकाश डाला है। साथ ही साथ बताया है कि योग तनाव दूर करने और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार करने का एक प्रभावशाली तरीका है। उन्होंने बताया है कि योग से शांति, अच्छे स्वास्थ्य, प्रसन्नता आदि को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इसमें योग मानसिक तनाव, बीमारियों के मध्य संबंध स्थापित करते हुए भारतीय योग की वैज्ञानिक भूमिका की प्रशंसा की है। उन्होंने हमारी दिन प्रतिदिन के जीवन के अंदर होने वाली गंभीर बीमारियों और समस्याओं पर प्रकाश डाला है और बताया है कि किस तरह से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है और अपने योगा से उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं उन्होंने क्या लिखा इस लेसन में। लेट्स स्टार्ट। इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज गुड फॉर यू। वो कहते हैं कि यह तो सामान्य ज्ञान की बात हो गई कि योगा आपके लिए लाभकारी है। करंटली योगा इज बीइंग यूज्ड एज ए थेरेपी फॉर कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। उन्होंने बताया है कि करंटली यानी कि आजकल योग को कैंसर, इनफर्टिलिटी मतलब कि बांझपन, फेफड़ों की बीमारी, स्नायु तंत्र की बीमारी, पार्किंसंस की बीमारी यानी कि जिसमें ऐसा होता है कि मांसपेशियां हैं वो ढीली पड़ जाती है और शरीर में एक कंपन होता है। इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन, जोड़ों के दर्द आदि में उपचार के रूप में काम में लाया जा रहा है। यानी कि योगा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ बीमारियां बताई है जिनको ठीक करने के लिए योगा का यूज किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक गंभीर बीमारी कैंसर, बांझपन, फेफड़ों की बीमारी, स्नायु तंत्र की बीमारी या फिर मांसपेशियों की ढीली होकर शरीर के अंग कांपने वाली जो बीमारी है, अनिद्रा की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की है, जॉइंट पेन की है, इन सभी को ठीक करने के लिए योगा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
yet there is very little awareness and understanding on exactly how yoga heals. इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज। उसके बाद में वो कहते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, यानी कि वो कहते हैं फिर भी योग विज्ञानी एवं चिकित्सक समुदाय में भी इस बारे में बहुत कम जागरूकता और समझ है कि योगा किस प्रकार किसी बीमारी को ठीक करता है। यानी कि वो कहते हैं कि योगा से हर प्रकार की बीमारी का उपचार करना संभव है और किया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी जो योग विज्ञानी है या फिर चिकित्सक समुदाय है वो अभी तक इसके प्रति जागरूक नहीं है। उनमें ये समझ नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार किसी बीमारी को ठीक करता है योगा। द की इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, योगा एंड डिजीज। और उसके बाद में वो कहते हैं कि तनाव, योग और बीमारी के बीच में जो संबंध है उनको समझना ही मूल मुद्दा है, मूल तथ्य है। वो कहते हैं कि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जो तनाव, योगा और बीमारी, उनके बीच में आपस में संबंध क्या है, किस तरह से कोई तनाव है वो किस तरह से बीमारी को पैदा करता है और योगा उसको किस तरह से ठीक करता है, अगर इनके आपसी जो रिलेशन है, इनके जो आपसी संबंध है, उनको अगर हम समझ लें तो हमारा मुख्य मुद्दा वही है। और कौन सा योगा, कौन सा आसन उसे किस प्रकार से ठीक कर सकता है। आगे वो लिखते हैं, मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड। और वो कहते हैं कि चिकित्सा संबंधी अनुसंधान जो हैं उनका अनुमान है कि लगभग 90% बीमारियां तनाव से जुड़ी हुई है। यानी कि जो भी बीमारियां हैं उनमें से 90% बीमारी तो स्ट्रेस से रिलेटेड है, तनाव से रिलेटेड है। A few of the many diseases and conditions that have been linked to an overactive stress response include cardiovascular disease, depressions, anxiety, some types of diabetes, mellitus, etc. और उसके बाद में उन्होंने कुछ बताई है बीमारियां कि अनेक बीमारियों व परिस्थितियों में से कुछ तो जो अत्यधिक तनाव संबंधी प्रतिक्रिया से जुड़ी हुई है। उनमें हृदय व रक्त वाहिनियों से संबंधित बीमारी, चाहे वो अवसाद है, चिंता और अत्यधिक रक्त शर्करा वाली मधुमेह आदि बीमारियां सम्मिलित है। यानी कि इसके अंदर अत्यधिक तनाव की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उसमें उन्होंने अपने को बताया है कि हृदय व रक्त वाहिनियों से संबंधित बीमारियां, अवसाद से संबंधित, चिंता और अत्यधिक रक्त शर्करा वाली मधुमेह आदि बीमारियां इसमें शामिल है। व्हाट वी फील एज स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द sympathetic nervous system or the fight or flight response, an almost instantaneous surge in heart rate, cardiac output, blood pressure, sweating, shallow breathing and metabolism combined with a tensing of muscles। उसके बाद में उन्होंने बताया है कि what we feel as stress, जिसे हम तनाव की तरह महसूस करते हैं, वह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र अथवा लड़ो या भागो प्रतिक्रिया की उपज है। यानी कि जिसे हम तनाव कहते हैं वो है क्या, वो क्या है कि वह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या फिर लड़ो और भागो की प्रतिक्रिया की उपज है, जिसमें हृदय की धड़कन की गति में लगभग तुरंत वृद्धि होना, हृदय की कार्यशक्ति में वृद्धि, उच्च रक्तचाप, पसीना आना, श्वसन क्रिया में और शरीर की रासायनिक प्रक्रिया में धीमापन और साथ ही मांसपेशियों का खिंचाव सम्मिलित होते हैं। यानी कि उन्होंने बताया है कि जो तनाव हम महसूस करते हैं वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है उसकी उपज है। इसमें होता क्या है कि या तो हृदय की धड़कन की गति है वो तुरंत
बढ़ जाती है। हृदय की कार्य शक्ति में वृद्धि, उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, अत्यधिक पसीना आना, श्वसन क्रिया में और शरीर की रासायनिक प्रक्रिया में, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया मतलब उपापचय, जो भी हम फूड वगैरह यूज करते हैं उसकी एक रासायनिक प्रक्रिया के बाद में एक प्रोसेसिंग जिसमें वो हमें एनर्जी देते हैं, तो वो रासायनिक प्रक्रिया में धीमापन और मांसपेशियों का खिंचाव सम्मिलित हो जाते हैं। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शट्स डाउन digestion and elimination and reduces blood flow to the internal organs। और होता क्या है उससे, आंतरिक तौर से लड़ो या भागो प्रतिक्रिया पाचन क्रिया एवं उत्सर्जन क्रिया को बंद कर देती है और शरीर के आंतरिक अंगों में रक्त के संचार को कम कर देती है। यानी कि इससे होता क्या है कि लड़ो और भागो प्रतिक्रिया है, उससे क्या होता है कि पाचन क्रिया है उससे जो उत्सर्जन क्रिया होती है उसको बंद कर देती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने के बाद में जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। उसके अलावा आंतरिक अंगों के अंदर जो रक्त का संचार होता है वो भी कम कर देता है। फॉर शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज ए गुड थिंग। और उन्होंने कहा है कि कम समय के लिए तो ये तनाव प्रतिक्रिया है वो अच्छी होती है, लेकिन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर्स अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी environmental threat by fighting against it or fleeing from it। यह लड़ो या भागो प्रतिक्रिया हमें किसी भी पर्यावरणीय खतरे से लड़कर या उससे भागकर मुकाबला करने हेतु तैयार करती है। बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल, प्लेसिंग एक्सेस wear and tear on the body's system and severely limiting the body's natural maintenance and healing abilities। और उससे होता है कि लेकिन लंबी अवधि तक लगातार तनावग्रस्त रहना हानिकारक होता है, क्योंकि यह शरीर की व्यवस्थाओं में अत्यधिक वियर एंड टेयर का मतलब है टूट फूट कर देता है और शरीर के स्वाभाविक रख रखाव और बीमारियों को ठीक करने की जो क्षमता होती है उनको बहुत अधिक गंभीर रूप से सीमित कर देता है। यानी कि लड़ो और भागो की प्रतिक्रिया जब अत्यधिक होती है तो उससे क्या होता है कि या जो अपने अधिक तनावग्रस्त रहते हैं उससे अत्यधिक लंबे समय तक अगर कोई तनावग्रस्त है तो उससे फर्क ये पड़ता है कि यह शरीर की व्यवस्थाएं जो भी है उसमें अत्यधिक टूट फूट कर देता है और शरीर के अंदर कुछ स्वाभाविक गुण हैं जो कि हमें उन बीमारियों से ठीक रखते हैं या ठीक करने की जो क्षमता हमारे अंदर होती है उसको सीमित कर देते हैं। आगे उन्होंने लिखा है क्रोनिक स्ट्रेस कैन लेड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कि दीर्घकालीन तनाव कोर्टिसोल नामक हार्मोन की मात्रा में लगातार वृद्धि कर सकता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी। यानी कि ये हार्मोन जब अपने सामान्य स्तर पर शरीर में होता है तो ये शरीर को एक्टिव यानी कि चुस्त एवं स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि जो ये कार्टिसोल हार्मोन है ये जब अपने सामान्य स्तर तक होता है फिर तो शरीर को ये चुस्त रखता है
और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर। यानी कि इसमें शरीर की जो भी रासायनिक क्रियाएं हैं और यानी कि जिसको अपने बोल सकते हैं उपापचय की क्रियाएं और रक्तचाप को सीमित रखने का कार्य ये कार्टिसोल हार्मोन है वो करता है। बट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कार्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड क्यूज स्लीप डिस्टर्बेंसेज एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। और उससे अधिक हो जाने पे क्या होता है कि अगर इसकी कार्टिसोल की अत्यधिक मात्रा है वो प्रतिरक्षा तंत्र को दबा सकती है और नींद में परेशानी और भूख में कमी ला सकती है। यानी कि अगर कार्टिसोल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो एक तो नींद बहुत कम आती है, उसके अलावा एपिटाइट यानी कि भूख की कमी महसूस होती है और जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, उसको भी क्या करता है, कमज़ोर बना देता है। जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से एक ही बात बोली जा रही है बार बार कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम उसको मजबूत बनाओ। तो यानी कि ये जो कार्टिसोल हार्मोन है ये अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, कमज़ोर बना देता है, जिससे हमें नींद में बाधा उत्पन्न होती है और भूख की कमी महसूस होती है। हाई लेवल्स ऑफ कार्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, blood pressure and your cholesterol and triglyceride levels। यानी कि रिस्क फैक्टर्स ऑफ फॉर बोथ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। यानी कि क्या होता है, कार्टिसोल नामक हार्मोन की मात्रा का उच्च स्तर हमारे हृदय की गति, रक्तचाप और हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ा सकता है। ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ये होता है कि जो अपने रक्त के अंदर पाई जाने वाली एक वसा होती है जो कि हृदयाघात और लकवा दोनों के लिए खतरे का घटक होती है। लिखा ना, रिस्क फैक्टर्स फॉर बोथ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स मतलब लकवाग्रस्त होना, कि हमारे हृदयाघात और लकवाग्रस्त होने के लिए खतरे का कारण बनती है, घटक होती है। The byproducts of cortisol acts as sedatives which can lead to changes in mood, especially to feeling of depressions। और उसके अलावा कार्टिसोल के कुछ उप उत्पाद, बाय प्रोडक्ट्स यानी कि उप उत्पाद, कार्टिसोल के कुछ उप उत्पाद तंत्रिका तंत्र को शांत करने या फिर नींद लाने का कार्य जो करते हैं वो मनोदशा में परिवर्तन ला सकते हैं और ख़ास तौर से अवसाद की ओर ले जा सकते हैं। फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज़ ए नेचुरल counterbalance to the fight or flight response called the parasympathetic nervous systems or the relaxation response। फॉर्चुनेटली यानी कि सौभाग्य से शरीर में लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को संतुलित करने की स्वाभाविक शक्ति होती है जिसे प्राणोकंपी तंत्रिका तंत्र या तनाव मुक्ति अनुक्रिया जिसे हम कहते हैं, the parasympathetic nervous system becomes activated when the threats or stressors has passed or ended, but it can also be consciously activated by deepening the breath and by relaxing the skeletal muscles। उसके बाद में बताया है प्राणोकंपी तंत्रिका तंत्र उस समय सक्रिय हो जाता है जब खतरा या तनाव उत्पन्न करने वाले कारक निकल जाते हैं, लेकिन इसको यानी कि प्राणोकंपी तंत्रिका तंत्र को सजगता से गहरी सांस लेकर और शरीर के
जो ये स्केलेटल मसल्स यानी कि अस्थि पंजर की मांसपेशियां जो है उनको ढीला करके सक्रिय किया जा सकता है। यानी कि अपने किस तरह से प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, गहरी सांस लेनी है सावधानीपूर्वक, और शरीर के जो अस्थिपंजर की मांसपेशियां हैं उनको ढीला छोड़ के हम एक बार फिर से प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र को क्या कर सकते हैं, सजग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।